नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सर, हम बात कर रहे थे पीएचडी स्टूडेंट्स के हवाले से ख़ास करके, तो अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे की तरफ लेकर चलते हैं। जो स्टूडेंट्स रिसर्च करना चाहते हैं, अब वो वेदर दे वांट टू डू देयर रिसर्च इन द मास्टर्स डिग्री वाइल डूइंग मास्टर्स डिग्री और परसुइंग पीएचडी, तो उनके लिए क्या एलिमेंट्स ज़रूरी हैं कि जो रिसर्च स्टूडेंट करना चाहता है, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स रिसर्च को परसू करना चाहता है, वो स्टूडेंट किन चीज़ों का ख्याल रखे? अच्छा, देखें, इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये कि पहले तो आप ये डिफ़ाइन कर लें कि आपने अगर रिसर्च करनी है, आपने पीएचडी करना है, तो आपने अपना करियर किस एंगल से लेके जाना है। ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट आती है वो आती है आपके रिसर्च का इंटरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन ये भी एग्जिस्ट करता है कि अगर मैं पीएचडी कर लूँगा और मेरे नाम के साथ डॉक्टर टाइटल लग जाएगा तो मुझे किसी अच्छे इदारे के अंदर कोई अच्छी सैलरी के ऊपर रख लिया जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव लेके पीएचडी करना है तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीएचडी करने के लिए आपको एक बहुत रिगरस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैं पीएचडी को बेसिकली 3 हिस्सों में, जब भी मुझसे कोई मशवरा लेता है, मैं 3 हिस्सों में तोड़ता हूँ। एक मैं प्री पीएचडी, एक ड्यूरिंग पीएचडी और एक पोस्ट पीएचडी। जी, प्री पीएचडी के अंदर सबसे पहले तो आप अपने आप को मोटिवेट करें, आप अपने अंदर वो स्किल्स पैदा करें जो आपने रिसर्च करनी है। मिसाल के तौर पे आपने फाइनेंस के एरिया में रिसर्च करनी है, तो इस वक्त फाइनेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा रीड करना शुरू करें, उसके अंदर जो मैथोडोलॉजीज अप्लाई की जाती हैं उन चीज़ों को रीड करें। उसके साथ साथ आप कुछ ऐसे रिसर्चर्स के साथ जुड़ जाएं, सीनियर रिसर्चर्स के साथ, जिनके साथ आपको लर्निंग हो कि रिसर्च किस तरह की जाती है, रिसर्च के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जब आप अपने आप को इन स्किल्स के साथ गुजार लेते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप फिर पीएचडी के अंदर आए। पीएचडी जब आप स्टार्ट लेते हैं तो उसके अंदर अगेन आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आ जाता है, आपका सुपरवाइजर सिलेक्शन आ जाता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैं लोगों को मशवरा ये देता हूँ कि सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने से पहले आप अपनी इंटरनल फैक्टर्स को देखें। क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या आपके कोई सोशल कमिटमेंट्स तो नहीं है, क्या आपके घर में आपको ज़रूरत है और आप बाहर मुल्क जाके कर रहे हैं पीएचडी, क्या आप इस लेवल के हैं कि आप अगर बाहर मुल्क चले जाते हैं तो वहाँ रहते हुए आपका सुपरवाइजर से आपकी वो अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। तो इन चीज़ों के लिए आपको पहले सुपरवाइजर सेलेक्ट करना होता है। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, चूज योर सुपरवाइजर मोर वाइसली देन एनीथिंग। तो जब आप सुपरवाइजर को अप्रोच करते हैं तो उसको ईमेल करने का एक तरीकाकार होता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट के वो स्किल्स नहीं है कि वो ईमेल लिखें। सॉरी, मैं यहीं पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सुपरवाइजर को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाए, मतलब किस तरह यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स के थ्रू अप्रोच किया जाए? मैं जो बच्चे देख रहे हैं इस वक्त पीएचडी के, उनको भी इस चीज़ की गाइडलाइन मिल जाएगी कि सुपरवाइजर, आपने पहला स्टेप बताया कि सुपरवाइजर की सिलेक्शन, जी सबसे पहले सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर को सिलेक्ट कैसे किया जाए और कब किया जाए? अब इसका दौरानिया क्या हो, मतलब व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट इन कांटेक्ट, गेट इन टैक्ट विद द सुपरवाइजर? अच्छा, देखें, इसमें जब आपकी तमाम तर जो प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं, लाइक अगर आपकी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, वो पूरी हो चुकी है और आपका डिग्री वगैरह टेस्ट है, तमाम तर चीज़ें आपके पास मौजूद हैं और आपने थोड़ा सा रिसर्च के बारे में नो हाउ ले ली है और रिसर्च की कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह ले ली है, कुछ रिसर्च पब्लिकेशन में इन्वॉल्वमेंट रख लिया जी, उसके बाद आप किसी सुपरवाइजर को अप्रोच करने के लिए, लेट्स से अगर आप यूरोप में किसी कंट्री से पीएचडी करना चाह रहे हैं तो वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनको सबसे पहले टारगेट करें। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए हमारे पास टाइम्स रैंकिंग है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ जाते हैं तो अपने डोमेन के जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उस प्रोफेसर के साथ लिखा होता है। ठीक है, ऐसा ना कीजिए कि आप एक ही वक्त में एक ही यूनिवर्सिटी के, एक ही डिपार्टमेंट के 3-4 लोगों को ईमेल्स कर दें। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो बस यही है कि मैं दाखिला ले लूँ किसी तरह। तो इट्स बेटर कि आप बड़ा एरिया देखें, फिर उसकी गूगल स्कॉलर प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं जो कि इजीली अवेलेबल होती है, उसकी रिसर्च पब्लिकेशन देख सकते हैं कि उसने किन एरियाज में पब्लिकेशन की, तो उससे आपको उसका इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको एक फॉर्मल ईमेल लिखें, ईमेल लिखने के बाद अपना इंटरेस्ट शो कीजिए और इंटरेस्ट शो करने के साथ साथ अपनी एक सीवी और अपना एक रिसर्च प्रपोजल जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, जब आपको सुपरवाइजर्स, अच्छा उसमें ये भी प्रॉब्लम होती है कि कुछ सुपरवाइजर रिप्लाई फौरन नहीं करते। जी, तो अगर आप उसमें रिमाइंडर भी अगर आप उसमें देते हैं तो बड़ा पोलाइटली, और ऐसा ना हो कि आज आपने ईमेल की तो कल सुबह आप रिमाइंडर दे रहे हैं, तो थोड़ा गैप रखें। जब आपको रिप्लाई आ जाता है तो फिर आप उससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद देखें आपको कि वो लगता है कि अगर आपको अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व करना चाहता है तो इन्वॉल्व हो, नहीं तो अगर वो आपको ओके कर देता है देन यू अप्लाई फॉर एडमिशन। ठीक है, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेते हैं और सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं
तो फिर आप फॉर्मली अपने उस सुपरवाइजर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से एक नया सफर शुरू हो जाता है सुपरवाइजर और सुपरवाइजी का जी रिलेशनशिप। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हम यहाँ से इसके ऊपर बात करेंगे मजीद। अब जो दूसरा स्टेप मैं इसके साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, जैसे मैंने बताया कि करना चाहते हैं पीएचडी परसू करना चाहते हैं, रिसर्च को आगे लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंस का मसला आ जाता है। फाइनेंस नहीं है तो ऑब्वियसली वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो एचईसी इसके अंदर रोल प्ले करता है, एचईसी डेफिनेटली ग्रांट्स देता है। आपने बताया कि सुपरवाइजर के साथ आपने लिंक कर लिया, लेट्स सपोज कि उसने ओके कर दिया, अब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपका प्रोसीजर वो आपने जो बताया, फिर वो ग्रांट को किस तरीके से परसू करेंगे? अच्छा, ये सारी चीजें जो अभी हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं फॉरेन पीएचडी के हवाले से। अगर आप देखें पाकिस्तान में भी बहुत क्वालिटी एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ पीएचडी प्रोवाइड की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अगर स्टूडेंट बाहर मुल्क नहीं जा सकता तो वो पाकिस्तान में रहते हुए भी पीएचडी कर सकता है। दूसरा सवाल जो आपने कहा कि किस तरह स्कॉलरशिप्स को, किस तरह उस फंडिंग को आप ले सकते हैं। देखें हर यूनिवर्सिटी अपनी एक फंडिंग अनाउंस करती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप वहाँ पे जाके उन यूनिवर्सिटीज से अप्रोच करें कि उनका क्या प्रोसीजर है, कि क्या ये फीस सेकेंड सेमेस्टर से माफ करेंगे, क्या वो पहले दिन से ही देना शुरू कर देंगे। तो पहले आप ये वर्किंग कर लें। ठीक है। दूसरा, आप एचईसी की वेबसाइट पे भी जाइए, वहां जाके भी आप देख सकते हैं कि एचईसी जो है प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि रिसर्च ग्रांट और स्कॉलरशिप्स वो दे रहे होते हैं, तो उनको भी परसू करें। तीसरा, आप ये भी देख सकते हैं कि अगर वहां से आपको नहीं मिल रहा है तो क्या कोई ऐसा इदारा है जो आपकी स्टडीज को, लाइक कोई बैंक है फंड कर रहा हो। जी, फंड कर रहा हो। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने कुछ, आजकल तो फेसबुक पे आप बहुत सारे फोरम्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसके ऊपर ये मौजूद है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, एक स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से एक फेसबुक का फोरम है, वहाँ बेतहाशा स्टूडेंट मौजूद हैं और बेतहाशा स्टूडेंट वहाँ से बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो इस तरह की चीजें भी आपको करनी होंगी, लेकिन अगेन ये सारी चीजें जो आपको पैरेलल करनी होती हैं और इसमें आपको इतना ज्यादा गुम नहीं हो जाना होता, आपको फोकस रहना होता है कि अगर मुझे पीएचडी करना है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो मुझे फाइनेंसेस को भी देखना है। ठीक है। अच्छा, एज अ कैरियर काउंसलर आप क्या समझते हैं कि किन बच्चों को पीएचडी करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने शुरू में भी आपसे कहा, क्योंकि जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स शेयर किया आपके साथ, 11 लाख बच्चे अगर पाकिस्तान से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो सब, तो मेरा ख्याल है कि उस हार्डली 1 और 2% स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी परसू करते हैं, तो बाकी सब जॉब्स के अंदर लग जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा बच्चा है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको करना चाहिए पीएचडी? देखिए, मैंने अपने शुरू में भी आपके इंट्रोडक्शन के बाद मैंने बात कही थी कि पीएचडी करना जो है ज़रूरी नहीं है कि आप बस ये सोचें कि आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी, आपके नाम के साथ डॉक्टर टाइटल जुड़ जाएगा। पीएचडी करने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है। आप सिर्फ ये ना समझें कि आप पीएचडी कर लेंगे तो बस अब आपने दुनिया फतह कर ली है। पीएचडी करने के बाद से एक्चुअल आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया, एक लाइसेंस आ गया है कि अब आपने रिसर्च करनी है, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो आपने सोसाइटी में प्रोवाइड करनी है। जी, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें गूगल स्कॉलर प्रोफाइल पे भी, कि ड्यूरिंग पीएचडी और बिफोर पीएचडी तो उनके पास पब्लिकेशंस अच्छी होती हैं, लेकिन आफ्टर पीएचडी उनकी पब्लिकेशंस जो वो थोड़ी डिक्लाइन हो जाती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिवली कहीं बिजी हो गए हैं, लेकिन मेजर जो उसमें एलिमेंट आता है वो आता है इंटरेस्ट का। तो उन बच्चों को पीएचडी की तरफ बढ़ना चाहिए जो आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। नंबर 2, वो ये समझते हैं कि वो पीएचडी करने के बाद अपने हिसाब से, अपने डोमेन में रहते हुए माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। और तीसरा मेजर एस्पेक्ट जो मैं समझता हूँ वो ये कि इंटरेस्ट, क्योंकि पीएचडी इज नॉट अबाउट ओनली इंटरेस्ट, इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन जब पीएचडी कर लेते हैं ये इंटरेस्ट जिंदा रहना चाहिए। ये इंटरेस्ट अगर आपका खत्म हो गया किसी स्टेज पे तो फिर मेरे ख्याल में बात आपकी वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, पीएचडी करने से पहले किन एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना चाहिए, इस हवाले से आप हमें ज़रूर बताइए कि जैसे हमने एक तो ये चीज़ डिफाइन हो गई कि किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, फिर स्टूडेंट्स को किन एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना चाहिए कि वो पीएचडी के लिए अपने आप को एलिजिबल समझे और वो ये समझे कि हमारी ये कैपेसिटी है कि हम पीएचडी कर सकते हैं। हाँ, देखिए इसमें उनके कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और कुछ एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में मैंने आपको जैसे बताया, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, उसका एटीट्यूड होना चाहिए, उसके अंदर लर्निंग करने का जो एलिमेंट है वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए, उसको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ
यानी कि मुझे लर्निंग करनी है और फिर मुझे पीएचडी स्कॉलर बनना है, ठीक है, और एक रिसर्च स्कॉलर बनना है ताकि मैं अपने डोमेन की नॉलेज जो है वो हासिल कर सकूं। तो ये इंटरनल फैक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए। और एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उसने अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस के थ्रू जो है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशंस देनी है। प्लस उसको आजकल नेटवर्किंग का बहुत जोर शोर है रिसर्च के अंदर कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपकी नेटवर्किंग है टर्की में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, दूसरे कंट्रीज के प्रोफेसर्स के साथ हैं। ये सारी नेटवर्किंग के लिए जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो होते हैं रिसर्च के कॉन्फ्रेंसेस। नॉर्मली रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस जो है वो ये कंसीडर की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर आप बात करें कि भाई निश्तन गुफ्तन बरखास्तन, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती हैं, उसमें नेटवर्किंग होती है और कोलैबोरेशंस होती हैं। तो जब दुनिया में आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं तो आपका एक विजन ब्रॉड होता है, आपको पता चलता है कि दुनिया किस एंगल में रिसर्च करी है। आप अपनी रिसर्च उनसे शेयर करते हैं, वो अपनी रिसर्च आपसे शेयर करते हैं। तो ये वो स्किल्स होती हैं, ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट को ख्याल रखने, नॉट ओनली ड्यूरिंग और प्री पीएचडी बट पोस्ट पीएचडी एज वेल। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है डॉक्टर मोहम्मद अली के साथ। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।